अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ राहिला अज़हर और आप देख रहे हैं स्टारलाइट स्टोरी टाइम। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको ये कंप्लीट नावल और इसके आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। तो हम चलते हैं अपने नावल के पार्ट नंबर 6 की तरफ, जन्नत के पत्ते। अमूमन ऐसे बैंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी बेड ही होता है, लेकिन इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल पड़ी थी। इसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी जहां एक आरामदेह बेड था। मेज़ पे एक टेलीफोन रखा था। वो चारे बैंक्स को देखती अपने नाम की मेज़ की कुर्सी खींचकर निढाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन की बजाय अजीब सी उदासी में घिरी थी। गैर मुल्क, गैर खिता, गैर जगह और तन्हा कमरा जिसके पीछे जंगल था। इसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। वो फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी इसने दरवाज़ा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर मुकफल कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का, अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो संबांची के प्रॉस्पेक्टस में पढ़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल है। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक ही सनफ के अफराद रह सकते थे। वो बददिल सी होकर वापस कुर्सी पे आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफ़ेद और स्याह तस्वीर आवेजा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़े का था जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थी। खाका बेरंग था मगर खून के कतरों को शौक सुर्ख रंग से बनाया गया था। इसने झरझरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहाँ एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका टंगा हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचे हुए थी। इसकी गर्दन पर छुरी चल रही थी और इससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्तरब सी उठ खड़ी हुई। इन तस्वीर वाली दीवारों के साथ लगे बैंक की मेज़ पे बहुत से चाकू और छुरियां कितार में रखे थे। हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे ही इसने पहले जीने पर कदम रखा, ऊपर छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठिठक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहाँ कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? इसकी गर्दन की पुश्त के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठा की आवाज़ के साथ ऊपर कोई दरवाज़ा बंद हुआ। इसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर इसने जैसे ही बर्फ़ज़ार पर कदम रखा, ऊपर बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर ज़ोरों शोर से बर्फ़ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ़ से इसके कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद गाले इसके बालों और जैकेट पे आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। इसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ़ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में दम लेने को रुकी। इसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। इसने होंठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर ज़ोर से आवाज़ दी, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर इसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मज़ीद ताख़ीर करती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी इसकी तरह तना और खौफजदा लग रही थी, मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़न छू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने उचकाकर बोली, फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ ख़त्म हुआ तो नींद तारी होने लगी, मगर डीजे मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर बाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां फ़िलहाल यहाँ ना बाले नूर है ना ही तुर्क लड़कियां, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में इसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था।
اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بالے نور کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ بس اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹتے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ سو ڈی جے کے قریبی بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کے بعد مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بینک پہ جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ بالے نور حشاش بشاش سی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ یوں پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بالے، میں تمہارے ڈوم میں گئی تھی لیکن تم وہاں نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ بالے نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں الف صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ ختیجہ سو رہی ہے؟ بالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے دو موٹے کمبل خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹرڈ کروانے چلیں، آج ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈز ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو بالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے میں اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں بلوز تھی، شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفرل کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے اور کچھ دن بد قسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، بالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے آئی برو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال، اور اچھا ہے جیسے پارک ٹاورز۔ اوپر کمبلوں سے آواز آئی، پارک ٹاورز؟ بالے نے گردن اٹھا کر ختیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے، وہ غنودہ آواز میں بولی۔ نائس۔ بالے نے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاور ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گڑاب سے کمبل میں گھس گئی۔ بالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی، فون رجسٹرڈ نہیں ہو سکے تھے۔ ایویا کی دکانیں پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بامشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا، لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب بالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو بالے، بعد میں ہو جائے گا، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر، تمہارا دوسرا کام تو کروں۔ جہانگیر چلتے ہیں۔ بالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔
गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी और खिड़की के बाहर हर्षों बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम ड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती बाले को देखा। जहांगीर, और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था कि तुम्हें लेकर जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे इधर लेकर जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओ बाले, इसने हड़बड़ा कर परस से तुड़ा मुड़ा सा कागज निकाला। इसने कागज पर देखा, वहाँ इलाके का नाम चियांगीर लिखा था। वो इसे सहांगीर पढ़ती थी। अब इसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता था। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इधर जाना है तो वो तहाइफ भी उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये तो सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फीड कर लिया है ना? जब फारिग होना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतवज्जी से इसकी हिदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। इसके दरवाज़ा बंद करते ही बाले गाड़ी जन से भगा ले गई। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी चार दीवारी की बजाय सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा सा ऊंचा था। इस तक चढ़ने के लिए वो स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों तरफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का इसने कभी सोचा ही नहीं था। वो गेट को धकेलकर पत्थरों की रोश पे चलती इन स्टेप्स तक आई और ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पे सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी। सिकंदर शाह, वो तुर्क हिजों में लिखा नाम इसके फुप्पा का ही था। घंटी की तलाश में इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थी और शायद कोई खिड़की खुली भी नहीं थी, जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़े को लकड़ी पर जोर से मार रहा हो। इसने कपकपाती उंगली घंटी पर रखी और सुनहरी डोर नाप के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी स्याह आंखें, दोनों शानों पर फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। इसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजानी सी आवाज़ में बुड़बुड़ाता दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पर बिछे डोरमेट पे इससे दरवाज़ा खुलने वाले के कदम दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गई। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मबलूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी और इसके कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर उसे देखा। इसका सांस लम्हे भर को साख्त हुआ था। वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही भूरे माइल बाल और बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पर गिरते थे। पुरकशिश आंखें, उठी मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पे तेवड़ी लिए आंखें सुकेड़े इसे देख रहा था। सन कम सन, इसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सबीन सिकंदर, सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है, वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से इसका चेहरा देखने लगा। इसे लगा वो बॉस्फोरस के बिल पे हथेलियां फैलाए खड़ी है और नीले पानियों को छूकर आती हवा इसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के ज़ेरे असर थी, हसीन ख्वाब के। मैं इनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। इसके सामने इसकी सारी खुदएतमादी हवा हो गई थी। एकदम खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? इसका अंदाज़ उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जिसमें हया मुखल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। इसने पुरुमीद निगाहों से जहाँ सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी इसका नाम सुनकर इसकी पुरकशिश आंखों में शनासाई की कोई रमक,
कौन हया सुलेमान? इसके कदमों तले बॉस्फोरस का पुल शफक हुआ था। वो बेदम सी नीचे गिरे पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सुलेमान? बे आवाज़ दोहराते हुए वो सुन सी होती इसे तक रही थी। इसकी पलकें झपकना भूल गई थी। इस शख्स के चेहरे पर ज़माने भर की बेजारी और अजनबियत थी। पहचानने या ना पहचानने का सवाल ही ना था। जहां सिकंदर तो इससे वाकिफ ही ना था। कौन मादाम? इसने कदरे उकता कर दोहराया। हया ने खफीफ सा सर झटका, फिर लब भींच लिए। मैं सबीन फूफो से मिलने आई हूँ, इनके भाई सुलेमान की बेटी हूँ। वो जानती है मुझे। ओके, अंदर आ जाओ। वो शाने उचकाकर वापस पलट गया। वो झिझक कर ऊपर जीने पे चढ़ी। पायदान को देख कर कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी के फर्श पे कदम रखा। फर्श बेहद सर्द था और राहदारी के इस पार जिहान, इसने जिहान को जाते देखा था। वहां से हथौड़े की ठक ठक फिर से शुरू हो चुकी थी। वो राहदारी अबूर करके किचन जे दरवाजे में आ खड़ी हुई। अमेरिकी तर्ज का किचन नफासत से आरास्ता था। एन वस्त गोल मेज के गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक जानिब काउंटर के साथ वो हया की जानिब पुश्त किए खड़ा था। इसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पर जोर जोर से ज़रबे लगा रहा था। वो चंद लम्हों के शशवा पेच के बाद ढीठ बनकर आगे आई और कदरे आवाज़ के साथ कुर्सी खींची। वो बेख्तियार चौंक कर पलटा। ड्राइंग रूम? खैर। वो नागवारी से लब भींचकर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। इसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पे किसी शे को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान जिंदगी में कभी इतनी तजलील महसूस नहीं की थी। माम चंद लम्हे गुजरे तो वो इसी तरह अपने काम की तरफ मुतवज्जा चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए पुकारने लगा। वो उंगलियां मोड़ती टांग पे टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफ्तर चौखट पे आहट हुई तो सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फूफो इसी पल किचन में दाखिल हुई थी। कंधों तक आते बॉब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। इसे बेटा देख कर ठठक कर रुकी। हया, मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पर तकरीबन गिरा के वो वाहलाना अंदाज में इसकी तरफ लपकी। वो जिहान के सर्द महर रवैये पे बददिल सी बैठी थी। गड़बड़ा कर उठी, बहुत गर्म जोशी से इसे गले लगाकर इसकी पेशानी चूमी, फिर बेहद मोहब्बत और अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी तुम थकन उतार लोगी तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊंगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो। वो अब इसके साथ वाली कुर्सी पे बैठी मोहब्बत से इसका हाथ थामे कह रही थी, मैं ठीक हूँ फूफो, आप कैसी हैं? वो बादिक्कत मुस्कुराती उन्हीं की तरह अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो। आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं। फूफो वो हल्का सा जिता गई, भाई मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक एक का हाल पूछे गई। वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी, आप दावर भाई की शादी पर नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। शादी भी हो गई? कैसी रही शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। इसने चौंक कर उन्हें देखा। कौन सी वीडियो? इसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई। वो जो दावर के वलीमा पे स्टेज पे बनाई गई थी, तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रोहेल के फेसबुक पे देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? इसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज़ करती हैं? वो इन दोनों की जानिब पुश्त किए कैबिनेट के दरवाजे पे इसी तरह ज़रबें लगा रहा था। हाँ, बस रोहेल की एल्बम्स देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क्स पसंद नहीं है। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में झांक रहा होता है। इंसान की कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती। हूँ ओ हया, तुम जहान से मिली? एकदम ख्याल आने पर उन्होंने गर्दन फेर कर अपने बेटे को देखा जो चेहरे पर ढेरों सख्ती लिए अपने काम की तरफ मुतवज्जा था। जिहान, तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी है, रोहेल की बहन और तुम्हारी फर्स्ट कज़न हो। मिल चुका हूँ। वो अब झुककर दरवाजे से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियाँ याद रखने के मामले में बहुत चोर है।
जैसे कोशिश तो करता है और इसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल फुप्पो इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर? सारा कसूर वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही कभी औलाद को रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्ज़ाम किसके सर पर रखा जाए? सबीन फुप्पो का जोशो खरोश से चमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वो इसी तरह तल्खी से कहती जा रही थी। जिहान अब भी काम में मसरूफ़ था। मसलन अब आप लोग हैं, आप कई दहाइयों से इधर मुकीम हैं और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता। तो क्या ये इनफेयर नहीं? फुप्पो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लटे की माने सफ़ेद और फीका। फिर वो बादिक्कत ज़रा सा मुस्कुराई और सर झटका। ठीक है, ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही नहीं सके। वो अब मुतमईन थी। अपने लहजे पर इसे कतई अफसोस नहीं हुआ था। ये इन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस इसका इनसे ताल्लुक़ एक सवालिया निशान बन के रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मोलक थी। किसी की मनकुआ होकर भी ख़ानदान के लड़के इससे उम्मीद लगाए हुए थे। इसकी कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका ये ज़िम्मेदारान भी तो चखें, जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद रहा था कि वो इसकी कज़न है। और बस दफ्तन इसकी निगाह फ्रेम के ऊपर रखे फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। इसमें एक खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पे आर्मी की कैप और कंधों पे सजे तगमे फूल सितारे। ये फूफा हैं? वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन फुप्पो ने इसकी निगाह के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसके रिश्ते को याद दिलाते हैं। वो पलटे बिना खासा जिताकर बोला तो हया चौंकी। वो तो इसे कतई लाताल्लुक़ समझ रही थी। इसका ख्याल था जिहान ने इसकी तल्ख बातों पे ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो बाज़ाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था। वो ज़रा मोहताज सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब था फूफा आर्मी में थे। पाकिस्तान आर्मी में नहीं। जिहान हथौड़ी स्लिप पे रखकर आगे बढ़ा और फ्रिज पे रखा फ्रेम गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पे सजदा रेज हो गई। हया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना? मैं बस लगा रही हूँ। फुप्पो अब संभल कर दोबारा से हशाश बशाश हो गई थी। हया जवाब दिए बिना तखय्युर से फ्रिज के ऊपर औंधे मुंह गिरे फ्रेम को देखे गई। इसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमजाजी से जहां जिहान ने फ्रेम गिराया था वो अभी तक इस पे किंग थी। मम्मी, आपका कैबिनेट रेडी है? वो अब कैबिनेट का दरवाज़ा खोल बंद करके चेक कर रहा था। थैंक यू जहां। और बाथरूम का नल भी? फुप्पो ने गोल मेज़ पे पुलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए इसे याद दिलाया। ए हने, फिर वही बदमज़ा पुलाव। वो खफीफ सा सर झटक कर रह गई। रहने दें फुप्पो, मैं कोई अगर मगर नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं बना सकी, सो मुझे इनकार करके अब शर्मिंदा ना करना। जिहान अब दरवाजे से डब्बा निकाल कर अंदर रखी चीज़ें अलट पलट कर रहा था। दफ्तन फवक्तन डोर बेल बजी। जिहान ने रुक कर राहदारी की सिमत देखा, फिर डब्बा वहीं छोड़ा और बाहर निकल गया। शुरू करो हया। फुप्पो ने मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए इसे प्लेट थमाई। इसने शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला निकाला। राहदारी के उस पार जिहान किसी मर्द से तुर्क में कुछ बोल रहा था। दोनों की मध्यम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दूसरे ही चमचे में वो पुलाव से मज़ेदार लगने लगा। डीजे सही कहती थी कि इनका खाना सिर्फ सफ़र मतली के बायस बदमज़ा लगा था। फुप्पो, आपके हाथ में बहुत जायका है। हया इसका चमचा पकड़े मुंह तक जाता। हाथ और बात दोनों रुक गए। बेयकीनी से इसने गर्दन मोड़ी। जिहान राहदारी से उसे पुकारता आ रहा था। क्या इस मगरूर और बददिमाग आदमी को इसका नाम याद रह गया था? वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक इसके हाथ में थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से ना वाकिफ थी कि जहांगीर जा रही है। फिर इस AR को कैसे इल्म हुआ? क्या वो इसका पीछा कर रहा था? क्या इसका ताक़ुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के एक गैर मुल्क में इतने ज़रिया कैसे हो सकते हैं? सिर्फ इसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पर निस्फ बेंच पर बैठ गई। इसकी निगाहें बर्फ़ से ढकी घास पे जमी थी। इसे बाले के आने तक यहीं बैठना था। इसने अगले दिन ही
ڈروم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، وقتاً ٹالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لڑکے جس کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، سے گاڑی جمتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا تو وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے بھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ ناروجن ہے اور یہ ڈچ ہیں اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے تھے جبکہ حیا نے 4 لیے تھے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی، چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانچی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی۔ تو یہ بالے نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہیں، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے ہوئے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹ ٹنگے ہوئے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹ لٹکے ہوئے تھے۔ مزے کی ہے یہ بالے نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلیو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں دایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینز نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں ہی خوب بور ہو گئی تو باہر نکل آئی۔ سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پہ سبانچی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہٹ بنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازے کے سامنے سیڑھیاں بنی تھی، سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھی جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے یہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو طاہلی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا، وہ ہینڈسم اور خوش شکل لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں، مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ فلسطینیوں کی جانب چلی گئی اور وہ یہی چاہتی تھی، ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ۔ فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلیو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک، اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سبانچی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس وہ سبانچی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول
शहर तक ले जाती थी। बाले ने इसे गोरसल का शेड्यूल रटवा दिया था। जिस दिन तुम्हारी गोरसल छुट्टी तुम्हें बाले नूर बहुत याद आएगी, इसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था। गोरसल अपने मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा की ताख़ीर नहीं करती थी और अगर चंद सेकंड भी आप ताख़ीर से आए तो गोरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गोरसल का इंतज़ार करें। जब वो गोरसल में बैठी तो आसमान पे स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे। अब गोरसल ने बॉस्फोरस का अजीमुल शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी और जब वो टाक्सम स्क्वायर पर उतरी तो इस्तांबुल भीग रहा था। टाक्सम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकजी चौक था। वहाँ ऐन वस्त में तरातरक समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्मे निस्ब थे। मुजस्मा आज़ादी के एक तरफ हरा भरा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का ज़ेरे ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे इस पे गिर रहे थे। वो सीने पे बाजू लपेटे तेज तेज सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पे ऊंची हील से चलना दुश्वार था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियां सामने ही थी। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के धाने तक पहुंची ही थी कि चटक कर आवाज़ आई। वो लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। इसकी दाएं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका हुआ साथ लटका हुआ था। इसने खफ़त से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ़ अंदाज में छतरियां ताने गुजर रहे थे। शुक्र के किसी ने देखा नहीं था। बारिश इसी तरह बरस रही थी। इसके बाल मोटी गीली लटों की सूरत चेहरे के इतराफ में चिपक गए थे। इसने कोफत से टूटे जूते के साथ जीना उतरना चाहा मगर ये नामुमकिन था। झुंझलाकर वो झुकी, दोनों जूतों के स्ट्रैप्स खोले, पाँव इनमें से निकाले और जूते स्ट्रैप्स से पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच गया। वो भागते हुए नंगे पाँव जीना उतरने लगी। मेट्रो का टिकट 1.5 लेरा का था। चाहे जिस भी स्टेशन पर उतरो वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस से कबल ही मुतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में थी। खड़े होने वालों के लिए ऊपर राड से हैंडल लटक रहे थे। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। इसकी नज़र कोने की एक खाली नशिस्त पर थी मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसके बैठते ही धम से इसके बराबर की जगह पर आ बैठी। वो स्याह सूट में मलूज शख्स शनासा सा लगा। लम्हे भर को इसका सांस सा रुक गया। वो जहान सिकंदर अहमद, बहुत कीमती और नफीस स्याह सूट में बलूच जेल से बाल पीछे किए वो चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए अखबार खोल रहा था। ब्रीफकेस इसने कदमों में रख दिया था। वो मुहत्तर सी बैठी सामने देखे गई। कुन अखियों से वो चेहरे के आगे अखबार फैलाए नजर आ रहा था। सामने वाली कितार और इनकी कितार के दरमियान जगह ऊपर लगे हैंडल पकड़कर खड़े लोगों से भरने लगी थी। वो इस अजीब इत्तेफाक पर इतनी शशदर बैठी थी कि हाथ से लटकते जूते भूल ही गए। याद रहा तो बस यही कि वो कितना करीब मगर कितना दूर था। वो इसे कैसे मुखातिब करे और अगर वो इसे देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो इसका दिल डूबने लगा मगर वो तो शायद इसे पहचाने भी ना। इस सर्द महर कमगो शख्स से इसे यही तवक्का थी। चंद पल सरके थे कि जिहान ने सफ़ा पलटने की गर्ज से अखबार नीचे किया और अंगूठे से अगले सफ़े का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पर डाली। फिर सफ़ात पलटकर अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गया लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा उसे देखा। इसकी भीगी मोटी लटें रुखसारों से चिपक गई थी। पानी के कतरे थोड़ी से नीचे गर्दन पे गिर रहे थे। वो इसके मुतवज्जा होने पे भी सांस रोके सामने देखे गई। ओ हया! वो हैरत भरी आवाज़ कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से पलके इसकी जानिब उठाई। काजल की लकीर मिटकर नीचे बह गई थी। तब भी इन उदास आंखों में अजब सहर दिखता था। जिहान सिकंदर वो बादिक्कत रस्मन मुस्कुराई। हया कैसी हो? अकेली हो?
कहने के साथ जिहान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वहाँ कोई मुसाफिर हया का हमसफ़र नहीं लग रहा था। जी अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा है कि कैसी हो। मुस्कुराते हुए अपनाइयत से कहते हुए वो अखबार तय करने लगा। वो जो इसके लिए हथौड़ी और मेखें नहीं रख सकता था, अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही जिहान सिकंदर था। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी, तुम फिर कब आओगी घर। अखबार एक तरफ रखकर अब वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जा था। वो एक टिक इसे देखे गई, बस शायद कुछ दिन कुछ कहने की सही में इसे महसूस हुआ। जिहान की नज़रें इसके हाथ पे फिसली थी। वो बेशतर इसके कि वो छुपा पाती वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ है, इतनी सर्दी में नंगे पाँव बैठी हो, लाओ दिखाओ जूता। वो खफा हुआ था या फिक्रमंद, इसे सोचने का मौका ही नहीं मिल सका। जिहान जूता लेने के लिए झुका तो इसने बेबसी से टूटी हील वाली सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाली है। इसके हाथ से जूता लेकर अब वो इसे अलट पलट कर देखने लगा। हया ने बेचैनी से पहलू बदला। जिहान, रहने दो, ठहरो, शायद ये जुड़ जाए। वो झुककर दूसरे हाथ से ब्रीफ केस में से कुछ निकालने लगा। जिहान, लोग देख रहे हैं, ये पकड़ो ज़रा। वो सीधा हुआ और जूता हया को थमाया, फिर हाथ में पकड़ा टैप खोला। काफ़ी लंबा सा स्ट्रिप खोलकर दांत से काटा। हया ने जूता सामने किया। इसने एहतियात से हील के नीचे लटकते हिस्से को ऊपर के साथ जोड़ा और इसके गिर्द चक्रों में टेप लगा दिया। अब पहनो। मरहम शुदा सैंडल को इसने झुककर हया के कदमों में रखा। हया ने इसमें पाँव डाला और स्ट्रैप बंद करने झुकी ही थी कि जोर पड़ने से चटाक हुआ और हील का टूटा हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। वो मुतासिफ हुआ। कोई बात नहीं। हया को शर्मिंदगी ने आन घेरा। ये वो सर्द महर और तल्ख जिहान नहीं, बल्कि कोई अपना अपना सा शख्स था। वो जवाब देने की बजाय झुक गया था। हया ने गर्दन तिरछी करके देखा। वो अपने बूट का तस्मा खोल रहा था। इससे पहले कि हया उसे रोक पाती, जिहान अपने बूट उतार चुका था। पहन लो, बाहर ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जुराबें उतारकर अपने ब्रीफकेस में रख रहा था। इसका अंदाज आम सा था, जैसे वो रोज़ ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते देता हो। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूँगी। पहन लो हया। मगर तुम क्या करोगे, तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना। जिहान ने ज़रा सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ऑफिस के काम से सिलसिले जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें जूते कैसे वापस करूँगी। पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला स्टेशन सिली है, उधर हम साथ मॉल से जूता खरीदेंगे, फिर मैं अपने बूट वापस ले लूँगा। मगर तुम्हारे ऑफिस का काम मैं नंगे पाँव जाकर क्या करूँगा। वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो यकटिक काजल की मिटती स्याही वाली आंखों से उसे देखे गई। इसके चेहरे से चिपकी मोटी गिली लटें अब सूखने लगी थी और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे अब खुशक हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो अब भी समझती है कि जिहान लाताल्लुकी से बैठा इसकी बात नहीं सुन रहा। वो इसको वही फिक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जिहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छाँव जैसा शक था। सिसली के स्टॉप पे मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जिहान बहुत आराम से इसके आगे नंगे पाँव चल रहा था। इसके अंदाज में कोई खफत, कोई झिझक ना थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ उतरने लगे। चंद दिनों बाद ही सीढ़ियों के इख्तिताम पे सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जिहान के दाएं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए इसने देखा ज़मीन पे एक कील निकली पड़ी है। इससे बेहतर कि वो मुतला कर पाती। जिहान का पाँव इस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब इसने दोबारा पाँव उठाया तो इसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंदें निकल गई थी। इसने बेख्तियार जिहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सिर में देखता तेज तेज चल रहा था।